वेलकम टू इजी केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट, हम सॉल्यूशन ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हम आज ये देखने वाले हैं कि सॉल्यूशन का वेपर फ्रीजिंग पॉइंट ये एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट कम क्यों होता है। तो आपको जैसे कि यहाँ पर टाइटल नज़र आ रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग। तो फ्रीजिंग पॉइंट कम क्यों होता है, फ्रीजिंग पॉइंट घट क्यों जाता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि उसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम हो जाता है। तो इसको हम ग्राफिकली भी प्रूव करेंगे, लेकिन पहले हम जो है यहाँ पर एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखेंगे और उसके बाद हम ग्राफ की तरफ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर तीन फ्लास्क नज़र आ रहे हैं। फ्लास्क ए में प्योर वाटर रखा हुआ है, फ्लास्क बी में सॉल्यूशन रखा हुआ है, यानी कि आपने प्योर वाटर में एक नॉन आयोनाइजेबल नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व किया है, तो आपको एक सॉल्यूशन मिला है। और फ्लास्क सी में आइस रखा हुआ है। तो हमको यहाँ पर देखना ये है कि वाटर को भी हमको आइस में कन्वर्ट करना है और सॉल्यूशन को भी हमको आइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चेंजेस आने वाले हैं, देखिए कि प्योर वाटर में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो एज कंपेयर टू सॉल्यूशन कम है, यानी यहाँ पर बीच में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स नहीं हैं सॉल्वेंट के अंदर, इसलिए सॉल्वेंट में वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच डिस्टेंस कम है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। ओके, तो जब आप सॉल्वेंट को यानी कि प्योर वाटर को ठंडा करेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स और एक दूसरे के करीब आते जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा और एक स्टेज ये आएगी कि ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि वो अब यहाँ पर आइस में कन्वर्ट हो गए। आप देख रहे हैं कि आइस में मॉलिक्यूल्स के बीच बिल्कुल ही डिस्टेंस नहीं है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब है। तो यहाँ पर ये चेंज आया है और स्टेट चेंज हुई है फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। समझ में आ रहा है आपको? तो कहने की बात ये है कि जो प्योर वाटर है उसमें जो मॉलिक्यूल्स मौजूद है वो उनके बीच जो डिस्टेंस है यानी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ये कम है और इसलिए उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से फिर जैसे जैसे आप इस वाटर को ठंडा करते जाएंगे वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक आते जाएंगे और एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये कम्प्लीटली आइस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी ये मॉलिक्यूल्स बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे जैसे आपको नज़र आ रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो टेम्परेचर है फ्रीजिंग पॉइंट ये एज कंपेयर टू सॉल्यूशन ज़्यादा रहेगा, यानी कि ये जल्दी फ्रीज होगा बच्चों। वाटर अगर आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आपके घर में फ्रिज है, फ्रिज में आप एक फ्लास्क में वाटर रखिए, दूसरे फ्लास्क में आप पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उसको रखिए और देखिए कौन जल्दी फ्रीज होता है, कौन पहले आइस में कन्वर्ट होता है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो वाटर है, जो प्योर वाटर है वो पहले आइस में कन्वर्ट होगा और जिस पानी में आपने नमक घोल कर रखा है यानी सॉल्यूशन वो बाद में फ्रीज होगा। यानी कहने का मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है और सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। सपोज इस सॉल्वेंट का वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सपोज -10 डिग्री सेल्सियस है। अब हमको देखना ये पड़ेगा कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमने डिप्रेस कर दिया है, कम कर दिया है, कैसे? उसमें सॉल्यूट डालकर। तो इसका यहाँ पर सॉल्यूट का क्या रोल है, सॉल्यूट की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट कम क्यों हो रहा है, ये हम पढ़ेंगे। देखो बच्चों, फ्लास्क बी को ध्यान से देखिए। फ्लास्क बी में आपको येलो कलर के जो मॉलिक्यूल्स मैंने बताया हूँ ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है यानी कि सॉल्वेंट के, और जो रेड कलर के पार्टिकल्स है ये सॉल्यूट के पार्टिकल हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में हर तरफ जो है सॉल्यूट के पार्टिकल्स आ गए, इसलिए ध्यान से सुनिए आप मेरी बात, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये बढ़ गया। क्यों बढ़ गया डिस्टेंस? क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच सॉल्यूट के मॉलिक्यूल आ गए,
इसलिए सॉल्वेंट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, जो फासला है, ये बढ़ गया क्योंकि बीच में सॉल्यूट के पार्टिकल्स आ गए। अब इसकी वजह से क्या होगा कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि प्योर वाटर में ज़्यादा था, यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, लेकिन इस सॉल्यूशन को भी तो हमको आइस में कन्वर्ट करना है, तो फिर यहाँ भी हमको मॉलिक्यूल्स को, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब लाना है। तो इनको एक दूसरे के करीब लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसलिए हमको इसको ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा। ओके, तो सॉल्यूशन को हमको एज कंपेयर टू प्योर वाटर ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। क्यों कम है? क्योंकि सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच सॉल्यूट के मॉलिक्यूल आ गए, इसलिए सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया और इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। ओके, तो यही रीज़न है जिसकी वजह से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट कम होता है। ये तो थेरोटिकल एस्पेक्ट हो गया जो मैंने आपको समझाया हूँ, लेकिन अब हम ग्राफ के जरिए भी इसको प्रूव करेंगे कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट कम होता है। ये हम ग्राफ के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम ग्राफ की तरफ चलते हैं। ये आपको स्क्रीन पर ग्राफ नजर आ रहा है। इस ग्राफ का नाम क्या है? वेपर प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ। ओके, वेपर प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ टू शो वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विथ टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर तीनों का वेरिएशन बताया जा रहा है कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर कैसे कैसे चेंज होते जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर इस ग्राफ में दो एक्सिस नजर आ रहे हैं, एक्स और वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर क्या प्लॉट किया गया है? टेम्परेचर प्लॉट किया गया है। और टेम्परेचर का जो डायरेक्शन है कैसे बताया गया है? इस एरो को देखिए आप, लेफ्ट टू राइट, यानी टेम्परेचर लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ता जा रहा है। ओके, चलिए अब वाई एक्सिस पर देखिए क्या नजर आ रहा है। वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर है और उसका एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी वेपर प्रेशर ये फ्रॉम बॉटम टू टॉप बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इस ग्राफ में तीन कर्व नजर आ रहे हैं। कितने कर्व नजर आ रहे हैं? तीन। देखो बच्चों, पहला जो कर्व है उसका नाम क्या है? कर्व ए बी। ये कर्व ए बी है। ये किसका कर्व है? सॉलिड सॉल्वेंट, यानी इसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। ओके, उसके बाद आपको कौन सा कर्व नजर आ रहा है? देखिए, कर्व सी डी। इसको क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर कर्व ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट। ओके, लिक्विड सॉल्वेंट, यानी कि ये प्योर सॉल्वेंट है बच्चों, लिक्विड भी है और प्योर सॉल्वेंट।
पर आप कर्व सी डी को देखिए। सबसे पहले सी डी, यहाँ पर हम इसकी स्टडी कैसे करेंगे, डी से सी की तरफ स्टडी करने वाले हैं। तो पॉइंट डी पर आप देखिए कि वेपर प्रेशर ज़्यादा है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है। और जैसे जैसे आप डी से सी की तरफ आएंगे यानी नीचे आते जाएंगे, वैसे वैसे आपको क्या नज़र आ रहा है कि टेम्परेचर इस वाटर का कम होते जा रहा है और उसका वेपर प्रेशर भी कम हो रहा है। अब आप देखिए कि कर्व सी डी ये कर्व ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, देखिए पॉइंट बी पर। इस पॉइंट को आप देखिए। ओके, तो कर्व सी डी ये कर्व ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ पर, पॉइंट बी पर। इस पॉइंट पे क्या चेंज आया है बच्चों, इस पॉइंट की हम स्टडी करने वाले हैं। पॉइंट बी को क्या कहा गया, फ्रीजिंग पॉइंट कहा गया है। किसका फ्रीजिंग पॉइंट कहा गया है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ H2O। इसको क्यों फ्रीजिंग पॉइंट कहा गया है, क्योंकि पॉइंट बी पर वाटर की फ्रीजिंग स्टार्ट हो चुकी है। पॉइंट बी पर वाटर की फ्रीजिंग स्टार्ट हो चुकी है। पॉइंट बी पर दो फेज इक्विलिब्रियम में है। कौन कौन से दो फेज, वाटर का लिक्विड फेज और आइस का सॉलिड फेज, ये दोनों भी इक्विलिब्रियम में है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर 50% जो मॉलिक्यूल्स है वाटर के, ये आइस में कन्वर्ट हो चुके हैं और बचे हुए 50% मॉलिक्यूल्स अभी लिक्विड स्टेट में मौजूद है। ओके, तो ये उसका मीनिंग है। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट है और पॉइंट बी को ही हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कह रहे हैं, यानी कि प्योर सॉल्वेंट। सपोज हम इसको जो सिंबल है वो कौन सा सिंबल लेंगे, T0F ये लेंगे। तो 0 क्यों लिया, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट है। F क्यों लिया, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट है। ओके, तो ये हो गया पॉइंट बी। अब जैसे जैसे यहाँ पर बी से आप ए की तरफ आइए तो आप देखिए इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है। ये आइस है बच्चों ये। अब यहाँ पर फ्रीजिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है पॉइंट बी पर और बर्फ़ बनना तैयार शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर बर्फ़ जैसे जैसे ठंडा होता जा रहा है, उसका टेम्परेचर कम होते जा रहा है, वैसे वैसे उसका वेपर प्रेशर कम हो रहा है। तो यहाँ पर कोई ख़ास ऐसी बात नहीं है कर्व ए बी में, बस इतना ही बताया गया है कि जैसे जैसे आप बी से ए की तरफ आएंगे तो बर्फ़ ठंडा ठंडा होता जाएगा और बर्फ़ जैसे जैसे ठंडा ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे बर्फ़ का वेपर प्रेशर कम कम होता जाएगा। और कोई ख़ास ऐसी बात बताई हुई नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात तो अब हम देखने वाले हैं कर्व ई एफ में। चलिए अब कर्व ई एफ देखते हैं। कर्व ई एफ ये किसका कर्व है, वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉल्यूशन। इसकी स्टडी जो हम लोग कौन से डायरेक्शन में करेंगे, फ्रॉम पॉइंट एफ से लेकर पॉइंट ई तक, ऐसी स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए एफ से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट एफ पर आपको देखिए यहाँ पर टेम्परेचर कैसा नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा। और पॉइंट एफ पर वेपर प्रेशर कैसा नज़र आ रहा है, ज़्यादा नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा। तो जैसे जैसे आप एफ से ई की तरफ जाएंगे, डाउन डाउन जाएंगे इस तरह से, तो आप देखिए कि क्या हो रहा है चेंज, टेम्परेचर कम कम हो रहा है, सॉल्यूशन ठंडा हो रहा है और जैसे जैसे वो उसका टेम्परेचर कम हो रहा है वैसे वैसे उसका वेपर प्रेशर भी कम हो रहा है। और एक स्टेज आएगी यहाँ पर कर्व ई एफ, ये कर्व ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट ई पर, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और इसी पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कह रहे हैं। ओके, और ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी पॉइंट ई, ये एक्स एक्सिस पर यानी टेम्परेचर के एक्सिस पर कहाँ पर कोइंसाइड हो रहा है, इस पॉइंट पर कोइंसाइड हो रहा है। तो हम इसको क्या कहेंगे बच्चों, टी एफ कहेंगे। यहाँ पर एफ छूट गया लिखना, ये 0 ऊपर रहना चाहिए, एफ नीचे रहना चाहिए, इस तरह से। तो इसको हम टी एफ यानी क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, क्या कहेंगे, सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है आपको। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि एक्स एक्सिस पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी टीएफ और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट TF0, ये दोनों की जो पोजीशन है इसको आप देखिए कि कौन
कम दिख रहा है, कौन ज़्यादा दिख रहा है। क्योंकि हमने देखा एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर लेफ्ट टू राइट बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर TF ये पहले आ गया और TF0 ये बाद में, यानी TF की वैल्यू कम है और TF0 की वैल्यू ज़्यादा है। ओके, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं फिर, डेल्टा TF यानी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, बोलिए, बड़ी वैल्यू कौन सी है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, TF0 माइनस TF, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, डेल्टा TF इज इक्वल टू TF0 माइनस TF। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा TF, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ TF0, freezing point of pure solvent, and what is the meaning of TF, freezing point of solution। तो इस ग्राफ से हमको ये साबित कर सकते हैं हम कि यहाँ पर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ये प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले में कम होता है। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि प्रूव दैट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ये क्वेश्चन आएगा 2 मार्क के लिए। फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिए, प्रूव दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन freezing point of solution is less than freezing point of pure solvent. Prove that freezing point of solution is less than freezing point of pure solvent with the help of graph। ये क्वेश्चन आएगा 2 मार्क के लिए। अच्छा, और यहाँ पर एक चीज़ ये भी पता चल रही है हमको, इस ग्राफ को जब आप देखेंगे कि आप कर्व CD और कर्व EF को देखिए, तो कौन सा कर्व नीचे नज़र आ रहा है, EF का कर्व नीचे है और CD कर्व ऊपर है, यानी प्योर सॉल्वेंट का कर्व ऊपर है और सॉल्यूशन का कर्व नीचे है। तो इससे क्या बात पता चल रही है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के मुकाबले में कम होता है। ओके, तो ये भी यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो उम्मीद कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।